बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से कुछ मैटर थे जो कि कोर्ट्स में चल रहे हैं सेक्शन 25 के ऊपर, और उसके हवाले से कुछ जजमेंट्स भी शेयर की थी जो कि मैटर करती हैं किसी भी जजमेंट यानी मैटर के अंदर, कस्टडी के मैटर के अंदर। फिर हमने लास्ट पे डिस्कस किया था कि हम जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा विलफुल डिफ़ॉल्ट। अब ये सबसे पहले समझ लें कि विलफुल डिफ़ॉल्ट है क्या। ये बेसिकली टर्म्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस एक्ट ऑर्डिनेंस जो 2001 है ना, उसकी। ये बेसिकली इसमें तो इन्वॉल्व नहीं था, ये सन 2016 के अंदर इसे ऐड किया गया। इसके अंदर एक नया एक्ट बिल बल्कि बिल लेके आए और इसमें ये विलफुल डिफ़ॉल्ट शामिल किया गया। अब ये विलफुल डिफ़ॉल्ट कहने को तो लफ्ज़ बहुत अच्छा है, और दरमियान में ये समझ लें कि विलफुल डिफ़ॉल्ट बेसिकली है क्या। अब सिंपल टर्म से अगर ये कहें कि हमने फ़र्ज़ करें एक लोन लिया बैंक से, लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कि हमने फिनांस बोरो किया है या लिया है, तो अगर हम उसे रीपे नहीं करते या एज़ पर कंडीशन एंड टर्म्स जो हमारी उससे डिसाइड हुई है वो हम नहीं करते, तो उसको विलफुल डिफ़ॉल्ट भी कहा जाता है। उसकी डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं जिसके बारे में FIO भी बताता है 2001। ठीक है, उसकी डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम फर्दर उस पर डिस्कस करेंगे कि आया इनकी सेंटिटी क्या और या क्या होगा और कहाँ तक इनकी पार्स होगी। willful defaults mean deliberate or intentional failure to repay any finance. Number one, utilization of finance, loan, advance or financial assistance or substantial part thereof obtained by the person from a financial institution for the purpose other than that payment for in part full or made in the financial institution। ठीक है, removal or transfer or misappropriate or sale any asset secured finance, loan, advance or financial assistance obtained by the financial institution without permission of such institution। यानी पहले में ये देख लें कि डेलिबरेटली और इंटेंशनली, कि अगर हम अवेड कर जाते हैं, भाग जाते हैं या पे नहीं करते इंटेंशनली। एक तो मैटर होते हैं ना, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, ये वो हो गया, तो वो उसमें टाइम स्पेंड भी मिल जाता है यूजुअली बैंक्स की तरफ से। लेकिन यहाँ पे डेलिबरेटली और इंटेंशनली आपके पास पेमेंट है, आपके पास पैसा है, लेकिन आप देना नहीं चाह रहे। ठीक है, नंबर वन। और ये है 2G और FIO जो नया इनकॉर्पोरेट किया। दूसरी चीज़ है यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस अदर देन द पर्पस फॉर व्हाट इट वाज ग्रांटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लाइक कि वो जो फाइनेंस लिया गया है, जिस पर्पस के लिए लिया था, उस पर्पस की बजाय किसी और पर्पस में लगा दिया है, ये भी विलफुल डिफॉल्ट में आता है। तीसरा, सेल, मॉर्गेज, एलिनेशन, अल्टरनेशन और रिमूवल और ट्रांसफर और एनी एक्ट जिससे वो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज की हुई है बैंक को एक लोन हासिल करने के लिए कोलेटरल के तौर पर जमा करवाई हुई है, जैसे हम मॉर्गेज में करवाते हैं। मॉर्गेज की भी सिंपल एग्जाम्स हैं काफ़ी। तो यूजुअली हमारे यहाँ जो इंग्लिश मॉर्गेज चलती है कि हमने मॉर्गेज दी है प्रॉपर्टी, उसके बदले में लोन ले लिया। अब उस प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी को, ये 2G का 3 है FIO, कि उस प्रॉपर्टी को हमने कहीं और सेल कर दिया, रिमूव कर दिया है या ट्रांसफ़र कर दिया है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। हाँ, पार्ट जो सेकंड है विलफुल डिफॉल्ट में, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है अदर देन द पर्पस, उसमें भी परमिशन अगर बैंक से मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन कोलेट्रल में यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है, यहाँ परमिशन तो खैर नहीं देंगे क्योंकि मॉर्गेज है, कॉन्फिस्केट हो सकती है, फॉरक्लोजर हो सकता है, जो भी मामला था के चलते रहते हैं।
अब कुछ मैटर ऐसा ही इसी को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस आती हैं को ऑलमोस्ट 70-80 के करीब, जिनको, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि ये जो FIO है इसके अंदर दो, जो एजेंसी, जिस एजेंसी को FIO या स्टेट बैंक नॉमिनेट करे या जिसको कहना चाहे कि जनाब इसकी इंक्वायरी करें और इस पर इन्वेस्टिगेट करें और हमें इसकी रिकवरी करके दें, वो नैब हो सकता है, ये FIO हो सकती है, ठीक है। और इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अब फर्ज करें कि यहाँ पे जो रिट पिटीशंस आई वो थी कोई 70-80 के करीब, और वो बेंच बना जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, सन 2018 की बात है, डिसीजन उसका बेंच बना, जिसमें सदाकत अली खान और अली अकबर कुरैशी साहब जस्टिस साहबान थे, वो थे, जिसमें इन 70-80 को कलेक्टरल करके क्लब करके सुना गया, और जिसमें हुआ ये था कि नैब ने अंडर सेक्शन 5R और 19 और 31D के तहत नोटिस जारी किए हुए थे कस्टमर्स को, के कंज्यूमर को, कि जनाब अली आपने विलफॉल डिफ़ॉल्ट किया है और ये विल डिफ़ॉल्ट क्यों ना कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई के लिए सिंपल उसका प्रोसीजर FIO में दिया गया है, सेक्शन 20 में उसके ऑफेंसेस हैं, और 27 और 28 में क्लियर उसका प्रोसीजर भी दिया गया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ इसी तरह FIA ने भी कुछ नोटिस दिए हुए थे, जिन्होंने लोन लिए हुए थे, वो थे 3G 2G के 3 के तहत। अब सबने इसे चैलेंज कर दिया, और इसलिए चैलेंज किया कि इसमें दो चीज़ें आती हैं कि जनाब अली ये जो विलफुल डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है डायरेक्ट विदाउट गोइंग इंटरवेंशन ऑफ द बैंकिंग कोर्ट, के हमारी सिविल लायबिलिटी को डिक्लेयर किया जाए अंडर सेक्शन 9, कि पहले हमें डिक्लेयर किया जाए कि आया हमने ये विलफुल डिफ़ॉल्ट किया या नहीं किया, लेकिन हमें कोई पूछा नहीं जा रहा, नंबर 1। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने कहा कि ये बैंकिंग कोड का इशू है और इसे हमें बैंकिंग कोड को हमारी सिविल लायबिलिटी को पहले डिक्लेयर करना है कि आया हमने विलफुल डिफ़ॉल्ट किया या नहीं, उससे उससे पहले ये FIO और ये वो इसके नोटिस जो है ना 5R नैब के और ये वो सारे नल एंड वाइड हैं, इनका कोई हैसियत नहीं। डिटेल इन लेंथ सारे बैंक आए थे, बैंक भी को 14-15 बैंक थे, ठीक है। नेशनल बैंक ने डिनाई कर दिया, उसने कहा मेरा तो इसमें मैटर ही कोई नहीं है। बाय द वे वो एक सेपरेट इशू है कि उसमें ये देखा गया कि ये जो नैब ने जो नोटिस किए हैं किस अथॉरिटी में किए हैं विलफुल डिफ़ॉल्ट, और सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट दिया गया था पटिशनर्स की तरफ से वो ये था कि आर्टिकल 10A के तहत हमारा फेयर ट्रायल का राइट है, और फेयर ट्रायल हमें बैंकिंग कोड में मिल सकता है, वहाँ जाके हम अपना डिफेंस दे सकते हैं, लेकिन लिहाजा इन नोटिस को ख़त्म किया जाए। लेकिन ये सारी बहस के बाद एंड पे डिसाइड क्या हुआ, डिसीजन की तरफ आते हैं। हर चीज़ सारा कुछ करने के बाद जो इस जज जो बेंच था, उस बेंच ने जो 2G1 है, जिसमें डेलिबरेट और इंटेंशनली अवेड और नॉट टू रिपे द पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसके बारे में कहा गया कि ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसीजन बैंक्स खुद से नहीं कर सकते कि ये विलफुल डिफ़ॉल्ट हुआ है, अनलेस अनटिल के ये बैंकिंग कोड में जाएं और अंडर सेक्शन 9 उनकी सिविल लायबिलिटी डिक्लेयर करवाई जाए, फिर उन्हें नोटिस किया जाए। और बाकी जो नोटिस है 2 और 3 के अंदर जो थे, सब सेक्शन 3 और 2 और 3 के अंदर, उसके हद तक जो जजमेंट आई और जो आयशा मलिक साहबा के अंडर जो बेंच ने डिसीजन दिया, क्यों कि ये स्टेब्लिश्ड है कि डेलिबरेटली यूज ऑफ फंड इन अदर पर्पज, तो इसमें तो जो कह लें कि किसी किस्म की सिविल लायबिलिटी को डिक्लेयर कराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि फंड्स तो दिए हैं और यूज़ हो गए हैं और वो सब नज़र आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि इसमें जो आपने कोलेट्रल जमा करवाया हुआ था एज ए मॉर्गेज, प्रॉपर्टी दी होगी, तो आपने उसे सेल कर दी, ट्रांसफ़र कर दी और एलिनेशन किसी भी हिसाब से कर दी,
तो वो भी ऑन द फेस ऑफ वर्ड इससे तो सिविल लायबिलिटी डिक्लेयर होने की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा डिसीजन ये हुआ कि जो तो नोटिस अंडर सेक्शन 2G1 के हुए हैं वो नल एंड वाइड करार दिए जाते हैं, और बैंक्स को कहा गया कि आप सिविल लायबिलिटी इनकी डिक्लेयर करवाएं बैंकिंग कोर्ट्स में, अदरवाइज आप इन्हें कोई नहीं टच करेगा, कोई छेड़ेगा नहीं। हाँ, बाकी जो नोटिस की हद तक थी 2 और 3 की, उसके हद से सारी पिटिशंस खारिज कर दी कि जनाब, और ये ऑब्जर्व किया गया कि ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, लिहाजा इसमें सिविल लायबिलिटी को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिहाजा बैंक डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अब इसी से कनेक्टेड एक मैटर आता है, सेक्शन जो FIO का 15 है, मॉर्गेज, सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको ये 2 और 3 के अंदर लेके आते हैं, उसे फर्दर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो उसमें अभी इसी का कनेक्टेड मैटर है, और कुछ ऐसी भी जजमेंट्स ऑन द फेस ऑफ इट पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करेंगे। ये ऐशा मलिक से की जो जजमेंट थी सन 2018 लाहौर 2873। अल्लाह हम नासर इंशाल्लाह।